नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। बेबाक में आज हम इन 3 मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव हुए। गोदी मीडिया ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यकीनन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं, मगर सही मायने में जीत का परचम जो है गुपकर अलायंस, गुपकर गठबंधन ने ही फहराया है। हम बताएंगे आपको क्यों। मुद्दा नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। यह है अर्नब गोस्वामी। जी हां, अब इन्हें थूक कर चाटना पड़ता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हिंदी का एक कहावत है, और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं। और मुद्दा नंबर 3, प्रधानमंत्री, एक तरफ तो आप गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं, सिख गुरुओं के सामने अपना शीश झुकाते हैं, मगर दूसरी तरफ आपके अपने सांसद किसानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों प्रधानमंत्री? शुरुआत हम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की स्थानीय सियासत के साथ। अगर आपको यह समझना है कि गुपकर अलायंस, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीएम और अन्य कई स्थानीय दल थे, इनकी राह कितनी मुश्किल थी, तो आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आज तक की यह खबर देखिए दोस्तों। यहां पर यह खबर क्या कह रही है, इस पर गौर कीजिएगा आप। जम्मू कश्मीर का जनादेश गुपकर गैंग के साथ बीजेपी से माजिद हैदरी का सवाल क्या बता रहा है दोस्तों? गैंग यानी कि भारतीय लोकतंत्र में शामिल होने वाले एक गठबंधन को आपने गैंग बता दिया। और बात यहां नहीं रुकती। आपको याद होगा चुनावों से पहले पिछले कुछ अरसे से, पिछले 4 या 5 महीने से, जब से ये गुपकर अलायंस अस्तित्व में आया है, तमाम न्यूज चैनल्स में गुपकर अलायंस को बदनाम करने के पूरे प्रयास किए गए। उन्हें पाकिस्तानी परस्त बताया गया, उन्हें पृथकतावादी बताया गया, उनको गालियां दी गईं। और दूसरी तरफ हो क्या रहा था? इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। जब से धारा 370 हटाई गई है, इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, इन्हें जेल में कर दिया गया था, घरों में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, और अभी कुछ ही दिनों पहले इन्हें रिहा किया गया है। इन हालात में इन्होंने जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनावों के लिए जो है वो कैंपेनिंग की है। अब भी, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब भी न्यूज चैनल्स इन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। और इस लिहाज से अगर अलायंस सबसे ज्यादा सीटें सामने जीतकर उभरा है, यह मायने रखता है। क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा, कुल 280 में से 140 सीटें जम्मू में हैं, और जम्मू में ही भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। 70 से ऊपर सीटें उन्हें मिली हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू में 140 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को बस 70 से ऊपर। कायदे से इन्हें कम से कम 120 सीटें मिलनी चाहिए थी, और मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों को हम नजीर बनाएं, उसे हम मिसाल के तौर पर लें, और अगर हम वोट्स में परिवर्तित करें, तो बीजेपी को कायदे से कम 120 सीटें मिलनी चाहिए थी, मगर उसे कितनी मिली? 70 सीटें। और सबसे बड़ी बात, गुपकर अलायंस, जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने इतना बदनाम किया था, उसे जम्मू के अंदर 35 सीटें मिली हैं। जी हां, और कांग्रेस को भी करीब 20 से 22 सीटें। कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जम्मू के अंदर जो है कायदे से उसे चुनौती देनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें नाकाम रही है। मगर बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जम्मू के अंदर गुपकर अलायंस को कम से कम 35 सीटें मिली हैं, और खासकर उस क्षेत्र में जहां मुख्यधारा की मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम किया गया था। लगातार कोशिश की गई थी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने की। बावजूद इसके बीजेपी को मिली हैं सिर्फ 70 से बस कुछ ज्यादा सीटें। अब हम बात करते हैं घाटी की, क्योंकि दोस्तों लगातार यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा है। हकीकत क्या है, इस पर गौर कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं दरअसल वो कौन सी 3 सीटें हैं जो बीजेपी ने जीती हैं। आपके स्क्रीन पर बीजेपी ने एक दक्षिणी कश्मीर में जीती है, काकापुरा, जो कि पुलवामा में है। दूसरा उत्तरी कश्मीर में गुरेज में तुलैल, जो कि बांदीपुरा में है, और मध्य कश्मीर में कोनमोह, जो कि श्रीनगर में है। एक एक करके मैं तीनों चीजों की बात करता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं काकापुरा की बात करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, यहां पर वो सिर्फ 14 मतों से जीती हैं। नंबर 1, जीत होती है, मैं जानता हूं, चाहे आप 14 वोट से जीतें, चाहे आप 14,000 से जीतें, चाहे आप 1 वोट से जीतें, मगर
आपको एक हकीकत पर गौर करना पड़ेगा। और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत ये है दोस्तों कि यहां पर गुपकर अलायंस था ही नहीं। यहां पर दोस्तों हुआ ये कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि गुपकर अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, जिसके चलते हुआ ये कि वोट जो है वो बुरी तरह से बंट गया। और यही वजह है कि काकापुरा में वो 14 वोट से जीती। अब हम बात करते हैं श्रीनगर की। क्या आप जानते हैं श्रीनगर में जहां बीजेपी जीती है वो एक शिया बाहुल इलाका है, और जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा था वो भी एक शिया था। मगर यहां पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि गुपकर अलायंस का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था मैदान में, उसका पर्चा ही रद्द हो गया, वो भी तकनीकी आधार पर। लिहाजा एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो स्थानीय तौर पर शियाओं में बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि ये इलाका शिया बाहुल है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि गुपकर अलायंस से कोई चुनौती ही नहीं थी। अब हम बात करते हैं तीसरी सीट की। कश्मीर में वो जीती है, जो कि तुलैल है, गुरेज में। यहां पर दरअसल ये इलाका जो है वो एक पीडीपी एमएलए का है। वो पीडीपी एमएलए जिसने पीडीपी छोड़ के बीजेपी में वो शामिल हो गया था, और यहां पर उसने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका दबदबा था, और यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी ने 3 सीटें जीती। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों, यकीनन भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मगर जो हकीकत आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी वो हम आपको बेबाक में बता रहे हैं। क्योंकि कल मैंने देखा रिपब्लिक न्यूज चैनल लगातार ये चला रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। हकीकत यह है दोस्तों कि आपने जहां पर धारा 370 हटाई, वहीं पर आपको जनता ने वोट नहीं दिया, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और यही बात उमर अब्दुल्ला अपने इस बयान में कह रहे हैं। उन्होंने कहा यह जनादेश कहीं ना कहीं धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ है। दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब धारा 370 हटाई गई थी, मेरा कॉलेज के वक्त से ही मानना है कि जी हां, धारा 370 को हटाया जाना चाहिए था। और अगर इसका जवाब मैं एक पंक्ति में दूं तो उसकी वजह यह है कि धारा 370 के बने रहने का फायदा सिर्फ वहां की राजनीतिक पार्टियां, वंशवादी राजनीतिक पार्टियों को हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर मेरा यह भी मानना है कि अगर आप धारा 370 हटा रहे हैं तो स्थानीय लोगों के साथ मशवरा करके, अपने आप फैसला मत लीजिए। कश्मीर का फैसला कश्मीर की जनता के साथ मशवरा करके कीजिए। दूसरी बात, कश्मीर जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो तो हमारा अभिन्न अंग है, मगर कश्मीरी जनता को हम गालियां देंगे, ये नहीं हो सकता दोस्तों। ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का मैंने हमेशा स्वागत किया जिसमें उन्होंने धारा 370 को हटाया था, मगर मेरा यह भी मानना है कि हमें कश्मीरी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। हम उस तरह की सियासत नहीं खेल सकते जिसमें हम कश्मीरी जनता को आए दिन गालियां देते रहते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। उत्तर भारत में खासकर हिंदी बाहुल इलाकों में अपनी सियासत को चमकाने के लिए हम उन्हें गालियां नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है तो वहां के रहने वाले मेरे भाई बहन भी, वो भी मेरा अभिन्न अंग है। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि में हमें जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनावों के नतीजे को देखना होगा, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताया होगा। क्योंकि न्यूज चैनल सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत, गुपकर अलायंस को बदनाम करना, बस। जबकि गुपकर अलायंस के सामने एक बहुत कठिन चुनौती थी। और अब हम बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की, वो है किसान का मुद्दा। आपको ये तस्वीर याद है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे गुरुद्वारा रकाबगंज, शीश झुकाया था उन्होंने गुरु के सामने। एक तरफ तो ये भव्य नजारा होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने सिख वोटर को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए मैं आपके साथ हूं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सियासत के नाम पर सिर्फ यही कर सकती है, धार्मिक मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर इमोशनल मुद्दा खेल सकती है, इमोशनल अत्याचार कर सकती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री वहां गए थे। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इनके सांसद हैं रमेश बिधूड़ी। इन्होंने किसानों के बारे में किस तरह के अपशब्द कहे हैं। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उस शब्द को बीप कर दूंगा।
कम से कम इस मंच पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि उन्होंने किस अपशब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऐसा शब्द कोई अपने दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता। यह आदमी कह क्या रहा है, ये सुनिए। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो 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 होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ये आदमी कोई छुट भैया नेता, कोई गुंडा, कोई राह चलता मनचला नहीं जो इस तरह की बात करे। ये सांसद हैं, पद और गोपनीयता की, शालीनता की इन्होंने कसम खाई है संविधान के हिसाब से, और अब ये मेरे किसान भाइयों को गाली दे रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इन सज्जन को अपने दफ्तर में बुलाइए? या चलिए कोविड के चलते आप नहीं बुला पा रहे हैं तो कम से कम इन्हें कॉल करके इन्हें बोलिए कि ये किस तरह के शब्द हैं जो आप किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी पैसे से, कनाडा पैसे से, और जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, तौबा तौबा। मगर किसान जो है वो झुकने वाला नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से करीब 40 किसान संगठन नासिक से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो पहुंचने वाले हैं। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, प्रधानमंत्री जब मन की बात करेंगे तो उस दौरान किसान थाली और ताली बजाएगा, क्योंकि किसान का मानना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान के मन की बात नहीं सुनते हैं। वो आते तो हैं मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन में, मगर खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं, और किसान हर जगह अपना परचम लहरा रहा है। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में Z+ सिक्योरिटी में पहुंचते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आप देखिए किस तरह से किसान उन्हें काले झंडे दिखा रहा है इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों किस तरह से उनकी गाड़ी फंस जाती है, किसान ने उसे आसपास घेरा हुआ है और वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, काले झंडे दिखा रहा है। और क्यों काले झंडे दिखा रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने मनोहर लाल खट्टर के कहने पर जिस तरह का अत्याचार किसानों पर किया, किसान इससे नाराज है। मनोहर लाल खट्टर उसी अत्याचार का प्रतीक इस किसान के लिए है, और इसी वजह से दोस्तों आप इन तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि किसान किस तरह से उग्र होकर उन्हें काले झंडे दिखा रहा है। और यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो किसान झुकने वाला नहीं है, वो किसान बताने वाला है आपको कि आंदोलन क्या होता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि वो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रख रहा है। वो काले झंडे दिखा रहा है, और काले झंडे दिखाना इस लोकतंत्र का हिस्सा है। इसके लिए मतलब ये नहीं कि आपको ये बता दो कि उसे पैसे पाकिस्तान से पहुंच रहे हैं, कनाडा से पहुंच रहे हैं, उसे खालिस्तानी बता दो, ये तमाम चीजें बता दो, ये सही नहीं है, ये गलत है। और अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मुद्दे की। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि हिंदी की कहावत है थूक कर चाटना। क्या आप जानते हैं ब्रिटेन के अंदर अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक पर 20 लाख रुपए का फाइन हुआ है? क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है दोस्तों कि वहां की जो स्थानीय एजेंसी है उसने कहा कि रिपब्लिक चैनल जो है वो अपने चैनल के जरिए जहरीला संदेश देता है, धर्म, समुदाय और देश के आधार पर लोगों पर निशाना साधता है, इसलिए हम उन पर 20,000 पाउंड्स का हर्जाना जो है फाइन ठोक रहे हैं। 20,000 पाउंड यानी कि करीब 20 लाख रुपए। अब उन्होंने कहा क्या था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा यह था, और इसमें न सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि भारतीय आर्मी के एक ऑफिसर सिन्हा, उन्होंने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, और हमला उन्होंने पाकिस्तानियों पर किया था। क्या कहा था पहले मैं आपको बताता हूं। अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो आतंकवादी है। वहां का वैज्ञानिक आतंकवादी, वहां का खिलाड़ी आतंकवादी, वहां के बच्चे आतंकवादी, वहां की महिलाएं आतंकवादी, वहां के राजनेता आतंकवादी। और यही नहीं, जो सिन्हा साहब थे, भारतीय सेना के एक ऑफिसर, उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और इस तरह की बातें की। दोस्तों मुद्दा वो नहीं है। मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर आतंकवाद को प्रायोजित करता है, और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए पाकिस्तानी सेना, ISI और आतंकवादियों के बीच में कोई फर्क नहीं है।
मेरे लिए पाकिस्तानी सेना भी आतंकवादी है, आईएसआई भी आतंकवादी है, मगर मैं वहां के बच्चों, वहां की महिलाओं, वहां के खिलाड़ियों को आतंकवादी नहीं कहूंगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बच्चों को तो समझ भी नहीं होती ना दोस्तों। ऐसा कौन सा जहरीला इंसान होगा जो बच्चों को टारगेट करेगा? हाँ? तो इन लोगों ने उन लक्ष्मण रेखाओं को पार किया है। और हमारे देश के अंदर तो देखिए, पाकिस्तानी दूर की बात है, हमारे देश के अंदर इन लोगों ने तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया। रिपब्लिक चैनल ने उदारवादियों को टारगेट किया, लिबरल्स को टारगेट किया, जो पत्रकार इस सरकार से सवाल पूछते हैं उनको टारगेट किया, उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी की है। पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, मगर असली मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है रिपब्लिक चैनल की माफी। ये माफी देख रहे हैं आप? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ब्रिटेन ने जो इन पर 20 लाख रुपए का फाइन किया है, अगर तो रिपब्लिक चैनल को लग रहा है कि उन्होंने बहुत महान काम किया, तो तुमने माफी क्यों मांगी? और माफी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जानते कितनी बार माफी मांगी इन्होंने? 280 बार। 280 बार माफी मांगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को आतंकवादी बताया था। अगर अब भी तुम अर्नब गोस्वामी से पूछो तो अब भी कहेगा कि हां, हर पाकिस्तानी आतंकवादी है। तो भैया, मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूं कि तू माफी क्यों मांग रहा है फिर? है दम तो 20 लाख रुपए दे। क्यों? 20 लाख रुपए दो ना। अगर दम है तो फिर तुम पर ब्रिटेन कार्रवाई करेगी, तुम्हारा चैनल बंद कर देगी। मैं ये खबर आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? मैं खबर आपको इसलिए बतला रहा हूं कि ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी, साफ कर दूं, बीजेपी की राजनीति को आगे करने के लिए नकली राष्ट्रवाद, पाकिस्तान के साथ नकली युद्ध, इस तरह की तमाम चीजें खेलते हैं। मगर जब खुद पर आती है तो पाकिस्तान के लिए ये लोग माफी भी मांग लेते हैं। 280 बार माफी मांगी है इन्होंने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना दोस्तों, कहां गया इनका राष्ट्रवाद ऐसे में? मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी बात आपको बताता हूं। ये वो दौर था दोस्तों जब एक न्यूज चैनल में था, और ये शख्स तारिक पीरजादा, इसने एक बार मेरे शो में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। और उसके बाद जो मैंने तारिक पीरजादा को सुनाया था, उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। हमारे स्थानीय कई अखबारों ने इस पर लिखा था कि अबिसार ने किस तरह से उसको ठिकाने लगाया, इस तरह की तमाम बातें हुई थी। मगर असली बात क्या थी दोस्तों? मैं अपने संपादक के पास गया और मैंने कहा कि जो आदमी मेरे ही चैनल पर खड़े होकर मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा, आगे से ये शख्स मेरे शो पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने शो में ये बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं कि कोई मेरे प्रधानमंत्री, कोई मेरे देश को गाली दे। ऊपर से क्या होता है दोस्तों, ये जो पाकिस्तान से लोग आते हैं ना न्यूज चैनल्स पर, इन्हें न्यूज चैनल्स कम से कम $100 देते हैं, कम से कम $100। यानी कि एक तो तुम इन्हें पैसे भी दो, रिपब्लिक चैनल, टाइम्स नाउ, एक तो इनको बुलाते हैं पैसे देकर, फिर ये लोग हमारे मंच पर आके हमारे ही देश को गाली देते हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये आदमी आगे से मेरे मंच पर नहीं आएगा। मैं ना इसे $100 दूंगा, ना मैं इसे मौका देने वाला हूं मेरे प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। और ये लोग क्या कहते हैं, पैसे भी देते हैं इनको, और ये लोग मंच पर आकर हमारे देश को गाली भी देते हैं। तो अब बताइए ना, क्या ये वाकई देशभक्त है? कहां है इनका राष्ट्रवाद? और फिर से मैं बतलाना चाहता हूं आपको, इस आदमी ने 280 बार माफी मांगी पाकिस्तानियों को गाली देने के लिए। तो कहां गई तुम्हारी दिलेरी? हिम्मत नहीं है 20 लाख रुपए देने की? मेरा तो यह कहना है कि ब्रिटेन के इस एजेंसी को थोड़ा और पड़ताल करना चाहिए रिपब्लिक के बारे में, क्योंकि रिपब्लिक के अंदर सिवाय जहर के अधिकतर कार्यक्रमों में सिवाय लोगों को निशाना बनाने के और क्या होता है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, बीजेपी कांग्रेस के नाम पर। आपको याद होगा सोनिया गांधी के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल खुद अर्नब गोस्वामी ने कहा था जब पालघर में हमारे साधु मारे गए थे, और भीड़ में जिन लोगों ने मारा था उनमें से कई बीजेपी के समर्थक थे। तब इस आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? कि सोनिया गांधी आज बहुत खुश होगी, इटली में जाके फोन करेगी कि मैंने मरवा दिया उन साधुओं को। ऐसे कौन बोलता है? मगर यह आदमी बोल रहा था। तो नफरत फैलाना, और जब कोई तुम्हारी पूंछ पर पांव रख दे तो कांव कांव करना,
और उसके बाद माफी मांगना 280 बार। खैर, बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।